हेलो दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार। ईवे प्लेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। कल हम भारतीय राज्य व्यवस्था के भारत का संवैधानिक विकास का पार्ट 1 पढ़े थे। आज हम भारत का संवैधानिक विकास के दूसरे पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि दूसरा पार्ट है ब्रिटिश ताज के अधीन भारत के संवैधानिक विकास। ब्रिटिश ताज जब के अधीन भारत का संवैधानिक विकास का एरा होता है 1858 से लेकर 1947 के बीच, क्योंकि 1857 के विद्रोह के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे देश पे शासन कर रही थी, वो अब ब्रिटिश ताज के अधीन चला गया और ब्रिटिश ताज अपने तरीके से भारत पे शासन करना शुरू करती है। चलिए हम देखते हैं ब्रिटिश ताज के अधीन भारत में संवैधानिक विकास। ब्रिटिश ताज को जब सत्ता हस्तांतरण हुआ, उसके बाद प्रथम अधिनियम आया था, वो था भारत शासन अधिनियम 1858। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट यहाँ से बनता है कि भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत क्या किया गया था। जो गवर्नर जनरल था भारत का, उसे अब वायसराय कहा गया। वायसराय, ठीक है। तो गवर्नर जनरल को वायसराय का स्थान दिया गया। वायसराय एक बहुत इंपॉर्टेंट पद वो है, गवर्नर जनरल के पद को अब वायसराय कहा गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रकार लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। तो उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। अब इस पद का नाम जब वायसराय कर दिया गया, तो लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। इस पर हम लोग पिछले कुछ चार्टर एक्ट में पढ़े थे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो बना था, उसे भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत उसे समाप्त कर दिया गया। उसके जगह एक पद को सृजित किया गया था। उस पद का नाम था भारत के राज्य सचिव। और इस भारत के राज्य सचिव को पूरे भारत पे, संपूर्ण भारत पे प्रशासन को कंट्रोल करने की शक्ति प्रदान कर दी गई थी। क्या पूरे भारत में प्रशासन को कंट्रोल करने का शक्ति किसे प्रदान किया गया था? भारत के राज्य सचिव को, जो कि भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत सृजित हुआ था। दूसरा अधिनियम 1858 के अधिनियम के बाद दूसरा अधिनियम आता है भारत परिषद अधिनियम 1861। 1861 में एक इम्पोर्टेंट बात बन के क्या आती है कि जो पहले कानून बनाने की शक्ति कार्यकारी परिषद को थी, जिसमें लॉर्ड मैकॉले एक कानूनी सदस्य के रूप में नियुक्त हुए थे, उसमें भारतीयों की जगह नहीं थी। लेकिन भारत परिषद अधिनियम 1861 के बाद क्या हुआ कि भारतीयों को उसमें शामिल किया गया है, यानी कि कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल कर किया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम के तहत कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया गया। तो आप उसका आंसर देंगे भारत परिषद अधिनियम 1861, ठीक है। एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन के आता है कि क्या हुआ था कि पहले मद्रास और बम्बई जो प्रेसिडेंसी थी, उसकी विधायी शक्ति छीन ली गई थी। तो इस अधिनियम के तहत मुंबई और मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी, उसे पुनः शक्ति वापस दे दी गई। इस प्रकार विकेंद्रीकरण, शक्ति का विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस अधिनियम के तहत शक्ति के विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई, तो आप कह सकते हैं 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। और अब एक अच्छा सा पॉइंट बन के आता है कि यहाँ पर देखिए एक वर्ड है आपातकाल में अध्यादेश, कि आज भी हमारे देश में है, जिसका शक्ति आज हमारे देश में राष्ट्रपति के पास है। यानी कि आज़ादी से पहले जो शक्ति वायसराय को थी, आज वही शक्ति कह सकते हैं कि भारत में राष्ट्रपति को। तो जो वायसराय को जो शक्ति प्रदान की गई थी अध्यादेश का, वही आज के संविधान में हमको 123 नंबर आर्टिकल नंबर 123 में हमारे देश में राष्ट्रपति को ये शक्ति प्रदान की गई है, अध्यादेश लाने की शक्ति है, ठीक है। अब अगला अधिनियम हम लोग देखते हैं
तीसरा मतलब 1857 के विद्रोह के बाद तीसरा अधिनियम आया था, वो था भारत परिषद अधिनियम 1892। ये किस पॉइंट से किस लिए महत्वपूर्ण हो गया, देखिए इसमें क्या किया गया कि जो केंद्रीय विधान परिषद का सदस्य जो कि बजट पे बहस करना और प्रश्न पूछना, इसमें भारतीयों को बजट प्रश्न करने और बजट पे बहस यानी कि बजट पे बहस और प्रश्न करने का अधिकार दे दिया गया, लेकिन मतदान का अधिकार अभी भी उसको नहीं दिया गया कि आप वोटिंग नहीं कर सकते हैं उस बजट पे, बस अपना सुझाव दे सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और उस पर बहस कर सकते हैं। उसके बाद मतदान देने का अधिकार नहीं दिया गया, ठीक है। और इलेक्शन सिस्टम यानी कि चुनाव पद्धति की शुरुआत इसके तहत की गई। किसके तहत? 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला, चौथा जो अधिनियम आया था वो था भारत परिषद अधिनियम 1909। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है किस अधिनियम को माले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है, तो आप कहेंगे कि 1919 के अधिनियम को भारत परिषद ने 1919 को माले मिंटो के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके तहत भारतीयों को अब कानून बनाने की जो प्रक्रिया थी उसमें भारतीयों को शामिल कर लिया गया और प्रशासन में भी भारतीयों को शामिल किया को प्रतिनिधित्व दिया गया, यानी कि ओवरऑल कहा जाए तो कानून बनाने और प्रशासन दोनों में भारतीय के प्रतिनिधित्व की तो प्रदान किया गया था, ठीक है। और यहीं से एक और चीज़ की शुरुआत हुई थी जो हम लोग के लिए बहुत ही बड़ा था, डिवाइड एंड रूल। अब कहेंगे कैसे? देखिए इस अधिनियम के तहत मुस्लिम को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान दिया गया, यानी कि यहीं से डिवाइड एंड रूल कह सकते हैं कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यहाँ से अंग्रेज स्टार्ट कर दिए थे, यानी कि अब मुस्लिमों को कहा गया कि आप अपना अलग प्रतिनिधित्व कीजिए और उसको प्रतिनिधित्व करने के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया का प्रावधान किया गया, ठीक है। तो अब आगे हम चलते हैं हम लोग अगला अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1919। ये इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि इसी अधिनियम को भारत शासन अधिनियम 1919 को ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। कहीं कहीं पे अधिनियम होता है, कहीं कहीं इसका सुधार किया जाता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट इसके कि इसमें बाइकैमरल सिस्टम यानी कि द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी, द्विसदन, जैसे कि आज भी हमारे देश में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा, ठीक है। तो ये आज भी हमारे देश में 2 सदन है और कुछ स्टेट में भी है असेंबली और काउंसिल, ठीक है। 2 सदनात्मक व्यवस्था आज भी हमारे देश में है, ये चीज़ आज के संविधान में है, ठीक है। हाँ, और इस भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत एक और काम किया गया था जो था द्वैध शासन। अब केंद्र में नहीं, ये पहली बार प्रांत में द्वैध शासन लगाया गया, ठीक है। द्वैध शासन की व्यवस्था किस के तहत की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। अब देखिए अगला अधिनियम हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघात्मक सरकार की व्यवस्था की गई, बहुत इंपॉर्टेंट, संघात्मक सरकार। और जो पिछले अधिनियम में क्या किया था कि प्रांत में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, उस द्वैध शासन को हटाकर, यानी कि प्रांत में जो द्वैध शासन थी उसको हटाकर केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया। आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है किस अधिनियम के तहत प्रांत की द्वैध शासन को समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, तो वह है भारत शासन अधिनियम 1935। चलिए नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, किस, अब देखिए इसी अधिनियम के तहत एक और काम किया गया था कि मुद्रा और साख के नियंत्रण के लिए आरबीआई जिसको हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा था कि आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? 1935 के अधिनियम के तहत। और कब की गई? तो याद रख लीजिए आरबीआई की स्थापना भी की गई थी 1935 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे देश का केंद्रीय बैंक है, आज भी केंद्रीय बैंक है, जो कि क्या, इसको हम एक और टर्म देते हैं बैंकों का बैंक, बैंकों का
बैंक, क्योंकि एक केंद्रीय बैंक है, ठीक है, बैंकों का बैंक। इस अधिनियम की एक और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी कि इस अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं इस अधिनियम के तहत। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना। चलिए आगे देखते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस अधिनियम से बनता है कि इस अधिनियम के तहत बर्मा, जो आज के डेट में म्यांमार के नाम से जाना जाता है, उसको ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। ब्रिटिश भारत मीन्स वो भारत जिस पर ब्रिटिश हुकूमत करता था, उस भारत से उस समय क्या था कि बर्मा भी उसी का पार्ट था, लेकिन ब्रिटिश का अधीन था। तो क्या किया, ब्रिटिश भारत से बर्मा को अलग कर दिया गया और दो नए प्रांत का निर्माण हुआ। उस प्रांत का नाम था सिंध प्रांत और उड़ीसा, दो नए प्रांत। क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत बर्मा को अलग कर दिया गया और या दो नए प्रांत सिंध प्रांत और उड़ीसा का निर्माण हुआ। तो आप कहेंगे भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। अब देखिए लास्ट अधिनियम आया था, वो था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है, क्योंकि 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली, उससे पहले एक अधिनियम आया जिसे हम कहते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम। इसके तहत 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया गया और उस दिन ये घोषणा किया गया कि अब भारत आज से स्वतंत्र एवं स्वयं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया जाता है। स्वतंत्र का मतलब तो समझ ही गए, हम किसी के अंतर्गत गुलाम नहीं रहे। और संप्रभु का मतलब होता है कि हम अपना देश खुद चलाएंगे। मतलब हम इसका मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि मेरे पास अपना संविधान खुद का होगा, कि हम अपना देश खुद अपने तरीके से चलाएंगे। स्वयं प्रभु राष्ट्र हो गया, ठीक है, स्वयं प्रभु हम अपना कर सकते हैं, ठीक है, देश हम अपना अपने तरीके से चला सकते हैं। और इसी अधिनियम के तहत जो वायसराय का पद था उसे अब गवर्नर जनरल का पद कर दिया गया, ठीक है। इस प्रकार लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप कहेंगे लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर क्वेश्चन ये होता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो सी राजा गोपालचारी। और क्वेश्चन अगर ये भी पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम, एक ही व्यक्ति थे सी राजा गोपालचारी, जो बने उसके बाद उस पद को समाप्त कर उस पद के जगह एक नया पद भारत का राष्ट्रपति दिया गया, जो कि उसके बाद प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनेंगे। और आज का क्वेश्चन जो कि है 4 क्वेश्चन है, इससे आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन है किस अधिनियम द्वारा एवं किस वर्ष भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। दूसरा, किस अधिनियम द्वारा भारतीय विधान पालिका को पहली बार द्विसदनीय बनाई गई। तीसरा, किस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग किया गया। चौथा, राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किस अधिनियम से पेश है। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।